Welcome to Pro Impact podcast series, and it's sponsored by Niche Media and Podcast Studio. We have these kinds of podcast day to day and monthly basis. Welcome Sandeep ji for being here. It's our pleasure to have you here. Thank you for बहुत us. बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संदीप जी। तो आज हम संदीप जी से जानेंगे उनके बिजनेस के बारे में, वो क्या करते हैं और ह्यूमन टच इंजीनियरिंग के साथ उनकी जर्नी कैसी रही। उसको समझने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। यू आर हेयर, इट्स अ प्लेजर टू हैव एवरीवन हेयर ऑन दिस स्टेज। So Sandeep ji, to introduce him, he is a founder of Human Touch Engineering Solution. He has diverse background, more than 18 years of experience, and in his words, we'll want to learn about his story. So Sandeep ji, आप सबको अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और अभी आप क्या कर रहे हैं। या थैंक यू। बेसिकली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड मुझे अभी ये 21 दिसंबर को 31 साल हो जाएंगे इंडस्ट्री में काम करते हुए। और मैंने 28 साल इंडस्ट्री में काम करे, उसमें भी 24 साल मैंने आदित्य बिरला ग्रुप में काम किया। और पिछले 3 साल से मैंने अपनी खुद की बिजनेस कंसल्टेंसी स्टार्ट की है, जिसका नाम है ह्यूमन टच इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये मेरी फर्म है, वो एमएसएमई और जीएसटी रजिस्टर्ड है। और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 94 में एक टेक्सटाइल डाइंग मशीन में एज अ क्वालिटी सुपरवाइजर प्रोडक्शन इंजीनियर। और फिर वहाँ पे मैंने 2.5 साल काम किया। फिर मुझे आदित्य बिरला ग्रुप में काम करने का मौका मिला। 97 से लेके 2021 तक मैंने आदित्य बिरला ग्रुप में काम किया, पल्प एंड फाइबर बिजनेस ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और जहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मुझे आदित्य बिरला ग्रुप में मल्टी स्किलिंग स्कीम के तहत, स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। मैंने सारे पहलू, सारे डिपार्टमेंट जैसे एचआर, इंजीनियरिंग, प्रोसेस, मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट, लीन मैन्युफैक्चरिंग, टीक्यूएम, टीपीएम, फायर सेफ्टी, ड्राइंग, डिजाइन, एनडीटी, सारे इंजीनियरिंग एचआर फंक्शंस और सपोर्टिंग फंक्शंस में काम किया। और जहां मुझे अपने आप को एक ग्रूम करने का मौका मिला, स्किल वाइज और नॉलेज वाइज, वो मुझे वहाँ बहुत फायदा हुआ। वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट जर्नी। आपने एक डाइवर्स बैकग्राउंड के साथ आप आए और आपने बिजनेस कंसल्टेंसी को स्टार्ट किया और अब आप बहुत सारे लोगों की कंसल्टिंग, लीडरशिप एंड ट्रेनिंग्स में मदद कर रहे हैं। वंडरफुल सर, हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आज पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे जानना चाहेंगे, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या रहा। आप काम कर रहे थे पर फिर बिजनेस में कैसे आ गए। या देखो, मतलब हमारा ऐसा, हमारी फैमिली का कोई बिजनेस बैकग्राउंड था नहीं और है भी नहीं। अभी मेरा भाई पहला बिजनेसमैन रहा हमारे 7 जनरेशन्स में 20 साल से, और अभी मैंने एंट्री की है 3 साल से। सो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में एक था कि एक अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और हमें जो भी आता है उसको सोसाइटी को देने में हम प्रयत्न करें, हेल्प करें। और जब मेरे को 10 साल हो गए एक्सपीरियंस, तब मैंने पापा को बोला कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो पापा ने बोला कि आपके एक भाई तो ऑलरेडी बिजनेस में है, आप भी बिजनेस में आओगे और कुछ हो जाएगा तो पूरा इफेक्ट हो जाएगा पूरी फैमिली को। सो वो बोले आप बिरला ग्रुप में अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप वहाँ काम कीजिए। तो तब मैं बात मान गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, सीखते गए, लेकिन वो एक जो बैकअप माइंड में वो था कि नहीं, बिजनेसमैन तो बनना है, आज नहीं तो कल। और फिर एक ऐसा दौर आया, ऐसा संजोग आया, और पूरा टेबल चेंज हो गया, टर्न हो गया, चेंज हो गया पूरा लाइफ। और मैंने फिर 22 फरवरी 2023 को मैंने रेगुलर जॉब छोड़ दी, कंफर्ट जोन से बाहर आ गया, और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तब मैंने पापा को पूछा तो पापा बोले हाँ ठीक है, अभी कर सकते हो। तो फिर इस हिसाब से मेरी बिजनेस जर्नी जो स्टार्ट हो गई। और मैं और मेरे भाई, हमारे 7 जनरेशन में पहले बिजनेसमैन हैं। हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई, हम वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। हमारे पास कोई ऐसा फाइनेंशियल भी बैकअप नहीं था, और हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। और करीब करीब आज मुझे 34 मंथ्स हो गए। अब ये नेक्स्ट फरवरी में ह्यूमन टच इंजीनियरिंग को 3 साल पूरे हो जाएंगे। और जो भी मैंने पाया या जो मेरा पैशन था, तो आज मैं सही मायने में अपनी लाइफ जी रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत संतोष है। वंडरफुल, एंड ये बहुत सबका लेसन है कि हम भी अपने पैशन को फॉलो करते हैं। एंड आपने जिस तरीके से जर्नी स्टार्ट करी, बहुत इंस्पायरिंग है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस फील्ड्स में अभी लोगों की मदद कर रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग इन दिस सोसाइटी एंड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। या
सो बेसिकली तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और आदित्य बिरला ग्रुप में बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छे सीनियर मिले, बहुत अच्छे कलीग मिले, बहुत अच्छे बॉस मिले। सो मुझे धीरे धीरे ग्रूम करते गए, और मैं भी सारे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए रेडी हुआ। मैंने हाँ बोली, और मैं मल्टी टास्कर और मल्टी स्किल बन गया। सो नाउ बेसिकली अंडर द ह्यूमन टच अम्ब्रेला वी हैव 5 बिजनेस वर्टिकल्स। One is training, number two is audit, number three is business or management consultancy, number four is technical or engineering work, and number five, just we recently launched our fifth business vertical, that is digital media marketing. So हम ये 5 क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम HR, टेक्निकल, कॉमर्शियल, सॉफ्ट स्किल, बिहेवियरल सब पे काम कर रहे हैं। हमारे पास करीब 27 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की टीम है। करीब करीब 15 से 20 बिजनेस एसोसिएट्स है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत सारी सिटीज में है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमने पिछले 32-34 महीने में हमने करीब 14 राज्य कवर किए। 2 यूनियन टेरिटरीज में हमारी फुटप्रिंट से, हम गुजरात के 34 डिस्ट्रिक्ट में से 17 डिस्ट्रिक्ट में हमारी फुटप्रिंट से हमारी प्रेजेंस है। We are operating in manufacturing sector, service sector, education sector, and now we are entered in aviation sector also. और अभी हमारा विजन है कि अगले 3 साल में हमारा बिजनेस हमें 10x करना है, और स्प्रेड बढ़ाना है, और ज्यादा लोगों को मदद करनी है, और सोसाइटी को हम अपने स्किल के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, अपने रिसोर्सेज के द्वारा, अपने टीम मेंबर के द्वारा हम जितना ज्यादा से ज्यादा दे सके, वो हमारा एक विजन है। वंडरफुल। ये एक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है और आपसे मुझे कोलैबोरेशन का जो स्पिरिट है वो बहुत सीखने को मिलता है। हमारी डिस्कशन भी हुई है और मैं समझ पाती हूँ कि ये जो आपका सोच है ये बहुत ही एक बदलाव लाने वाली सोच है इंडस्ट्री में। धन्यवाद। जी। एंड हम जानना चाहेंगे जैसे कि आपकी प्रोफाइल में देखी कि आप फायर सेफ्टी में भी काम करते हैं। सो आपसे उस इंडस्ट्री के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि आजकल फायर सेफ्टी रिस्क इंडियन इंडस्ट्रीज में बहुत फेस किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हमें टीम को ट्रेन करना चाहिए ताकि हम उन रिस्क को मिटिगेट कर सकें? जी, तो ये ट्रेनिंग कैसे करते हैं? बिकॉज़ इतना डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट है अभी इंडस्ट्रीज़ में। सो टीम को हमें कैसे ट्रेन करना चाहिए कि टीम बहुत कैपेबल बने और ये रिस्क्स मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल किया जाए? देखो, ये फायर एंड सेफ्टी में सभी लोगों का योगदान चाहिए, जिसमें अनस्किल्ड, अनपढ़ लेबर भी है, जिसमें सुपरवाइजर भी है, इंजीनियर्स भी है, मैनेजर भी है, और हाई लेवल के लोग भी है। सब लोग इसमें शामिल है। आम आदमी भी शामिल है, रोड पे चलने वाला आदमी भी शामिल है, व्हीकल चलाने वाला आदमी भी शामिल है। जी, बिल्कुल। सो हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। इंडस्ट्री कर रही है, एजुकेशन सेक्टर कर रहा है, लेकिन जितने रफ्तार से या जितने डीपली जाना चाहिए वो अभी नहीं गए। अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है, हाँ, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि 2015 के बाद एक सेफ्टी और फायर और ये बेसिक जो ट्रेनिंग से उसकी अवेयरनेस बढ़ी है। आज काफी हद तक अवेयरनेस आ गई, लेकिन बहुत काम करना है। पहले तो हमें नीड्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और हमें जिस लेवल के लोग हैं उस लेवल के हिसाब से हमें उनकी भाषा में, और वो समझ पाए इतने सिंपल भाषा में, शब्दों में, हमें ट्रेनिंग मॉडल्स डेवलप करने हैं। हमें फोटोग्राफ्स, हमें वीडियो के द्वारा समझाने हैं। हमें उनकी भाषा में बात करनी है। हमें उनके लेवल पे जाके समझाना है। एक बार समझाना है, 5 बार, 10 बार समझाना है। तब जाके एक अवेयरनेस आएगा, और तब जाके एक्सीडेंट, इंसिडेंट कम होंगे धीरे धीरे। और तब जाके हम कहीं ना कहीं जीरो हार्म का जो हमारा हेतु है, जो मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तब जाके हम कुछ एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे इन सेफ्टी इंडेक्स। तो बिल्कुल सही। बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, जब मैंने 97 में बिरला सोलिन ज्वाइन किया, तब फायर सिस्टम का इरेक्शन हो रहा था, और वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत थी। सो हमारे 2 साथी और मैं, हमने मिलके पूरा जो फायर हाइड्रेंट लाइन है, स्प्रिंकलर है, फायर पंप हाउस है, उसका इरेक्शन, कमीशनिंग किया, और वहाँ मुझे बहुत सीखने को मिला। धीरे धीरे सेफ्टी का महत्व बढ़ता गया। मैं सेफ्टी में इन्वॉल्व होता गया। मैं बहुत सारी कमेटी में काम किया, कमेटी का हेड भी रहा। हमने ट्रेनिंग मैनुअल्स डेवलप किए, सिस्टम प्रोसीजर्स डेवलप किए, सबको ट्रेनिंग दी, और शॉप फ्लोर पे, ऑफिस में, सब जगह हमने इम्प्लीमेंट किया, उसका ऑडिट किया, असेसमेंट किया। जो भी नॉन कन्फर्मिटी आती गई उसको हम धीरे धीरे सुधार करते गए, और एक 5 6 7 साल की मेहनत के बाद एक मेच्योर सिस्टम बनाने की कोशिश की। हुँ। अब ये जो सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी की हम अगर बात करें, तो दीज आर लाइफ सेविंग स्किल्स जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, चाहे हम कहीं पे भी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, कहीं पे भी हम रहे।
हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवन रक्षक तालीम है और वो सबको लेना चाहिए। और इसीलिए मैं जब से मेरी कंपनी स्टार्ट की है, तब से मैं स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को बेसिक फायर एंड बेसिक सेफ्टी की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, ताकि बच्चे अभी से सीखेंगे तो एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, अच्छे एम्प्लॉय बन पाएंगे, और खुद भी सलामत रहेंगे और दो चार लोगों की जान भी बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पूरा इंडस्ट्रीज बहुत विकसित हो गई, बहुत सारे केमिकल्स, प्लांट्स, हैजार्डस मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं। वहाँ पे खतरा, हैजार्ड्स, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। फैक्ट्री हम लगाते हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकती, चाहे आप घर में रहो, चाहे आप ट्रैवल करो, चाहे आप सो जाओ, चाहे आप फैक्ट्री में रहो। फैक्ट्री में केमिकल्स, मशीन्स, हैजार्डस मटेरियल्स, मेजर इक्विपमेंट्स, हेवी इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो वहाँ रिस्क 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाता है। सो इससे अगर हमको सही से हमें काम करना है और हमें जीरो हार्म तक जाना है, जीरो हार्म मतलब जीरो एक्सीडेंट, जीरो इंसिडेंट, जीरो फायर, जान माल का जीरो नुकसान, वो अल्टीमेट गोल है और गोल होना चाहिए। उस पर जाना है तो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ही एक बहुत बड़ा हथियार है, या सिस्टम है, या आप बोल सकते हो टूल है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हमें सबको काम करना पड़ेगा, एक लोग, दो लोग, 50 लोग, 100 लोग कुछ नहीं कर सकते। सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, एक बार नहीं 10 बार सिखाना पड़ेगा। और ये लाइफ सेविंग स्किल है, इसलिए हर 3 महीने में इसका एक रिवीजन होना चाहिए, ताकि सबको याद रहे, रिफ्रेश रहे, और वक्त आने पे, इमरजेंसी आने पे वो अपना ज्ञान का, अपनी प्रैक्टिस का उपयोग करके खुद की तो जान बचा ही पाएंगे, लेकिन साथ में काम करने वाले 10, 20, 50 लोगों की भी जान बचा सकते हैं। और ये सेफ्टी और फायर, अगर हम मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल सेवा है, क्योंकि हम किसी की जान बचा रहे हैं। और इस दुनिया में, अपने मानव जीवन में, अपनी जान से कीमती और कोई चीज नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि फायर सेफ्टी कुछ रेगुलेशंस होते हैं, तो उनके लिए हम कैसे अपडेट रहें? इवन कोई भी ट्रेनिंग टीम कैसे अपडेट रहे, और क्लाइंट्स की बहुत कंप्लेन आती हैं, उनको कैसे हेल्प किया जाए? जी, फायर एंड सेफ्टी के लीगल कॉम्प्लायंस रहते हैं, क्योंकि ये जीवन रक्षक स्किल या तालीम है, सबको पता होना चाहिए। जो जो भी स्टेट की गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, और जितने भी सेफ्टी के साथ जुड़े हुए एक्सपर्ट्स है, या कमिटीज है, या इंस्टीट्यूट्स है, या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, उसकी खुद की प्रोसीजर है, एसओपी है, मैनुअल्स है। तो उसके बारे में हमें सबको जागरूक करना है। हमें इंग्लिश, हिंदी, या भी जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें हमें मैनुअल्स बनाने हैं। सबको क्लासरूम में 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की बैच बना के 1 घंटा ट्रेनिंग, आधा घंटा ट्रेनिंग देना है। शॉप फ्लोर में भी कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट रोज सेफ्टी टॉक करनी है। और इसके बारे में आप वेबसाइट पे भी है, मैनुअल्स भी बने हैं, आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जा सकते हो, आपको पूरा स्टैंडर्ड मिलेगा। आप स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हो, आप ओशो स्टैंडर्ड देख सकते हो, ओशा स्टैंडर्ड देख सकते हो। जितने भी ये स्टैंडर्ड्स है, वो हमारे लिए गाइडलाइंस है। वहां से आप पढ़ के सीख सकते हो, समझ सकते हो। वंडरफुल। हमारे जैसे जो एक्सपर्ट ट्रेनर है, या जो एजेंसी है, उसको बुला के आप ट्रेनिंग करवा सकते हो, अवेयरनेस ले सकते हो, सीख सकते हो। तो इसी तरह हम क्या चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, क्या गैप है, वो जान सकते हैं। और थ्रू फोकस्ड एक्शन प्लान हम उसमें धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। आपके तजुर्बों का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है बोल रहा है, उससे हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, नीड है। और अभी जो फायर सेफ्टी में जो ऑडिट होता है, फायर सेफ्टी ऑडिट जब कंडक्ट किए जाते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं, मेजरली लार्ज इंडस्ट्रीज सेटअप के अंदर। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको कैसे सही करें? देखिए, जी देखिए, ऑडिट है, इसलिए हमें काम करना है, ये हमें मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। हमने ऑडिट कर दिया और हमारे चेक लिस्ट में टिक मार्क हो गया, ये हमें मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। सिस्टम चेक करने के लिए होता है, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार आपको IS 14489 के तहत कंपलसरी ऑडिट करवाना है। एक साल में आपको इंटरनल ऑडिट करवाना है। लेकिन आपकी सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे एक ऑडिट हो जाए, ताकि हमें पता चले कि कहाँ गैप है, और उसको सुधार करने के लिए हम एक्शन प्लान बना पाए। तो हमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, हमें अपने आप की जान बचाने के लिए, हमें जान माल का नुकसान बचाने के लिए हमें ये सब चीजें करना है, ना कि केवल ऑडिट के लिए। और जब ऑडिट करते तो हम क्या करते हैं कि 5 दिन पहले, 10 दिन पहले सारा काम छोड़ के पूरी
पूरे लोग, पूरी टीम, पूरी इंडस्ट्री लग जाती है पेपर में बनाने में, साफ सफाई में, सब ठीक करने में, और फिर लास्ट मोमेंट पे एक एक घंटे की ट्रेनिंग करवाते हैं सबको बुला के। तो ऐसे नहीं होता। ये जो ट्रेनिंग है, अवेयरनेस है, वो एक घंटे में नहीं आती। वो धीरे धीरे आएगी, रोज कुछ ना कुछ आधा घंटा एक घंटा करना पड़ेगा, तब जाके आएगी। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो चाहे कभी भी ऑडिट आ जाए, आपको ऐसे फायर फाइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सिस्टम एस्टेब्लिश रहेगी, आपके लोग अवेयर रहेंगे, सारा कुछ इन प्लेस रहेगा, और आप आराम से ऑडिट फेस कर पाओगे। और आपका आपका नॉन कन्फॉर्मिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा, आपकी सिस्टम डेवलप होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, और अल्टीमेटली हम जो काम करते हैं सब जगह, उसके लिए हम एक पॉजिटिव सेफ वर्क कल्चर डेवलप कर पाएंगे। सो ये जर्नी को समझना है, उसका पीछे आशय को समझना है। ऑडिट इज नॉट ओनली द टिक मार्क प्रोसेस। वाओ, इट्स अ वेरी सो ये इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लायंस है, वो कॉम्प्लायंस, ये कॉम्प्लायंस जो है उसको हमें कमिटमेंट के थ्रू पूरा करना है। कॉम्प्लायंस है इसलिए हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक कमिटमेंट होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, तब जाके होगा। वेरी नाइस। बहुत ज़रूरी है ये समझना जो आपने ये पॉइंट आउट किया है। और इसके अंदर बहुत चैलेंजेस आते हैं मेजरली कंपनीज को, जब वो कंसिस्टेंट नहीं रहती हैं और ऑन द स्पॉट लास्ट मोमेंट फायर फाइटिंग जैसे आपने बोला करना पड़ता है। अब इसके अंदर जैसे अब इनोवेशन बहुत बढ़ गया है, एआई टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, तो आपका उस रोल मतलब कि कैसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है ट्रेनिंग में, फायर सेफ्टी ऑडिट्स में, तो इसका क्या रोल है और कितना हमें सीखना चाहिए हमें उसके? देखो, इनोवेशन या जो भी टेक्नोलॉजी है, उसकी जो पॉजिटिव पहलू है, उसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए, अपने ज्ञान के लिए, ट्रेनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए। आजकल आपका सारा इंटरनेट का जमाना है। आजकल आपका एआई का जमाना है, एआई टूल्स, एआई एप्स करके आप एनिमेटेड फिल्म बना सकते हो। आप छोटी छोटी दो दो तीन तीन मिनट की क्लिपिंग्स बना सकते हो। आप ट्रेनिंग में वीडियो फोटोग्राफ्स यूज कर सकते हो। तो इसके तहत आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल इतना इफेक्टिव रहेगा कि सामने वाला आदमी 2-3 मिनट की वीडियो क्लिप दिख के, दो 8-10 फोटोग्राफ्स दिख के तुरंत समझ जाएगा। जो आदमी एक किताब पढ़ के नहीं समझ पाता, या फुल डे की ट्रेनिंग केवल लेक्चर सुन के नहीं समझ पाता, उसके वो आदमी 3 मिनट का, 5 मिनट का वीडियो, 8-10 फोटोग्राफ देख के जल्दी समझ जाता है। और रिसर्च ये कहता है कि अगर आप विजुअल एड्स अगर आप यूज करते हो, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आदमी जल्दी समझ जाएगा, अच्छे से समझ जाएगा, और लंबे समय तक उसको याद रहेगा। सो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए हमें ट्रेनिंग मॉडल्स को मजबूत करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए, और ताकि हम सभी लोगों को कम समय में बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिवली समझा पाए, और उसको लंबे समय तक याद रहेगा। सो ये तो हमारे लिए वरदान है। उसका पॉजिटिव साइड्स का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कीजिए, सबको उसको अवेयर कीजिए कैसे यूज करना है, क्या करना है। तो ये हमें, हमारे लिए एक वरदान साबित हो जाएगा। बहुत बढ़िया बोला है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी के जो हमारे बेनिफिट्स हैं उसको हम कैसे ट्रेनिंग में ला सकते हैं, वेरी नाइस। यहाँ पर जब हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, उसके अंदर आप कैसे क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं और उसमें कॉस्ट, टाइम एंड सेफ्टी, इन सभी चीज़ों का बैलेंस को मेंटेन करते हैं? देखिए, ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा विषय है। ट्रेनिंग साइकिल चलाने की भी हो सकती है, और ट्रेनिंग पूरी फैक्ट्री चलाने की भी हो सकती है। सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन सही तरह से करना चाहिए, जिसमें हमारे जैसे एक्सपर्ट, एचआर डिपार्टमेंट, मैनेजर, एचओडी, प्लांट हेड, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। आपके हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप फैक्ट्री चला रहे हो, आप शॉप चला रहे हो, आप सर्विस सेक्टर्स में हो, आप एक कॉलेज और स्कूल चला रहे हो, उसके हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आपके पास जो भी टीम है, उसका स्किल सेट क्या है, और आपकी जो भी प्रोसेस है उसके लिए क्या स्किल सेट रिक्वायरमेंट है, वो दोनों का स्टडी करते हुए आपको गैप ढूंढना पड़ेगा। उस गैप से आपको ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन निकल के आएगी। आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू, एम्प्लॉय के साथ डायरेक्ट बात करके थ्रू, वन ऑन वन सेशन के थ्रू, एचआर के प्रोसेस के थ्रू, डेली मीटिंग के थ्रू, या क्वार्टरली रिव्यू के थ्रू आप ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई नया मशीन आ रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रोसेस में कोई चेंजेस हो रहा है, ये सारे सोर्स ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद उसको आप दो भाग में बांटिए। फंक्शनल ट्रेनिंग होती है और बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है, या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आप बोल सकते हो। बिहेवियरल और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। और फंक्शनल ट्रेनिंग पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल टेक्निकल फंक्शन, कमर्शियल फंक्शन, अकाउंट फंक्शन, फायर सेफ्टी फंक्शन, एजुकेशन फंक्शन, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर आप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप कीजिए। और
आप इसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन कैसे करने हैं, ऑब्जेक्टिव मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या क्या ट्रेनिंग टूल्स यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पीपीटी, ग्रुप डिस्कशन, वीडियो, ग्रुप एक्टिविटी, टीम बिल्डिंग कैसे कर रहे हो, कौन से प्रोब यूज कर रहे हो, और बहुत जरूरी है इंटरनल ट्रेनर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे इंटरनली, ताकि जो एक आधा घंटे की, 1 घंटे की, 4 घंटे की ट्रेनिंग दे पाए। एक्सटर्नल ट्रेनर्स को भी बुलाना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पे अपनी टीम को कहीं ऐसी एजेंसी के पास भेजना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी के पास, कि जहाँ पे आपको ट्रेनिंग उपलब्ध है। उनके जो रोल है वहां पे उनको सशक्त करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा थ्री थ्रू दिस ट्रेनिंग। एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, ताकि हम अपने कार्य एफिशिएंसी करें, अपने देश में योगदान दे पाए, और खुद सुरक्षित रह पाए, और अपने साथियों को भी सुरक्षित रखना पाए। सो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हमारे देश में अभी भी ट्रेनिंग को महत्व नहीं दिया जाता, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जबकि आप फॉरेन कंट्रीज का आप स्टडी कीजिएगा, वहाँ पे ट्रेनिंग इज फर्स्ट प्रायोरिटी। वहाँ पे स्कूल के लेवल से बहुत सारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो एक अच्छे नागरिक बनते हैं, एक डिसिप्लिन नागरिक बन पाते हैं, और इसलिए वो अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, जो भी फील्ड में है वो बिल्कुल अवेयर रहते हैं और मजबूत रहते हैं, और इसीलिए उनकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी हाई लेवल की होती है। हमें भी उस दिशा में जाना चाहिए। बहुत कुछ काम हो गया, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना है। हम सब मिलके अगर काम करेंगे, तो जो हमारा प्रधानमंत्री जी का और हमारी भारत सरकार का जो एक मिशन है कि 2047 तक हमें एक डेवलप्ड भारत बनाना है, उसमें हमें अपने हिसाब से अपना योगदान देना चाहिए, चाहे भले वो 1% भी क्यों ना हो। बहुत जरूरी है, वेरी नाइस। आई मीन आपने जो एक मेंशन किया है अपस्किलिंग ऑफ टीम्स, कि लोगों की स्किल को बढ़ाना चाहिए, टीम की स्किल को बढ़ाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, बिकॉज अब बहुत फास्ट दुनिया आगे तेज भागेगी, बिकॉज एआई टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है। बहुत बढ़िया आपने इस का जवाब दिया है। मैं इससे ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि नीड एनालिसिस, तो ऐसे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो किसी भी टीम को, या अगर हम मल्टी स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो वो उनको कैसे बेस्ट किया जा सकता है, मेजरली इन सेफ्टी क्रिटिकल एनवायरनमेंट? या देखिए, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। उसके लिए रिसोर्सेज क्या है वो आपको जानने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला रिसोर्स है मैनेजर और एम्प्लॉय का वन टू वन डिस्कशन, मैनेजर का फीडबैक, एम्प्लॉय का खुद का सेल्फ फीडबैक, अप्रेजल। दूसरा रिसोर्सेज है आपके एचआर प्रोसेसेस। तीसरा रिसोर्सेज है आपके स्किल गैप एनालिसिस। चौथा रिसोर्सेज है प्रोसेस में कोई चेंजेस हुआ, कोई नई मशीन आया। सो ये सारे ट्रेनिंग नीड्स के रिसोर्सेज है, उसको आपको एक तो रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद किसी कमिटी को उस पर विचार करना पड़ेगा, और एम्प्लॉय की स्किल सेट क्या है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, वो गैप ढूंढ के उसके अकॉर्डिंगली आपको मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। चाहे वो सेफ्टी की ट्रेनिंग हो, चाहे वो टेक्निकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो एचआर ट्रेनिंग हो, चाहे वो कमर्शियल ट्रेनिंग हो, चाहे वो एजुकेशन की ट्रेनिंग हो, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊं कि मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन मेरा जो रोल है उसमें हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग का कोई रोल ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सो आपको ऐसे नीड एनालिसिस करके, आपको ऐसे जो जो विश है, विश नहीं होनी चाहिए भाई मेरे विश है मैं पायलट बन जाऊं, बट मेरा रोल की जो जरूरत नहीं है, समय की जरूरत नहीं है, मेरी क्या जरूरत है कि भाई एज अ कंसल्टेंट या एज अ ट्रेनर या एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, भाई मुझे पंप के बारे में सीखना है, मुझे गियर बॉक्स के बारे में सीखना है, या मैं ट्रेनर हूं तो मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकता हूँ उसके बारे में मुझे जानना है, सीखना है। ये मेरी ट्रेनिंग नीड्स है, ताकि मैं अपना काम, अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी अच्छे से निभा पाऊं, और मेरे कांटेक्ट में जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो वेंडर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, एम्प्लॉय हो, पर्सन हो, कोई भी हो, मेरा ट्रेनर हो, एम्प्लॉय हो, या ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स हो, उसको हम सही तरह से, अच्छा, सही और इफेक्टिवली सिखा पाए, तभी ये पूरा जो हमारा जो अभियान है, जिसको हम बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तभी वो पूरा हो पाएगा। Thank you so much. And someone mentioned, can you speak in English? Actually, we have English session where we speak in Hindi mostly, and English में भी बीच बीच में हम बोलते रहेंगे, so don't worry about that. Yes. हमने हिंदी हिंदी में इसलिए चुना क्योंकि हमारा हमारा ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आती मुझे 4 भाषा आती है, लेकिन हमारा उद्देश्य है हमें इम्प्रेस नहीं करना है, हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी समझ पाते हैं,
और वो समझे, जैसे लोग तक हमारा संदेश पहुंचे, और उसमें से अगर एक संदेश भी एक आदमी के लिए भी अगर काम आएगा और वो कुछ कर लेगा, तो हमारा ये पॉडकास्ट सफल माना जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर संदीप जी आपसे पूछना चाहेंगे, अपनी रियल वर्ल्ड कोई एग्जाम्पल आपकी जर्नी से आपको जिसने इंस्पायर किया हो, या आपने देखा हो कि हाँ जो आप बता रहे हैं ट्रेनिंग का इफेक्ट या ये जो टीम मैनेजमेंट का, आपने कहीं देखा है कि किसी की लाइफ में चेंज होते हुए, जी इंस्पायरिंग जी, बहुत थिंग। देखा है। मेरी हाँ। लाइफ में भी बहुत चेंज हुआ है। मैं मल्टी स्किल्ड पर्सन आज हूँ। मैं एचआर का भी काम इतना ही अच्छे से कर सकता हूँ। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, मुझे मैनेजमेंट ने एचआर का एचओडी बनाया 3 साल तक। मैं मेंटेनेंस में भी मुझे काम करने का मौका दिया। प्रोसेस सारे फंक्शंस मैंने सीखे हैं। इसका जरूर फायदा होता है ग्रोथ में, सेल्फ डेवलपमेंट में, अपना नॉलेज बढ़ता है, स्किल बढ़ती है। और मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि जो अच्छे लोग हैं, लेकिन या तो अवेयरनेस नहीं रहती, या तो रिसोर्सेस नहीं रहते, या तो हम ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या उसको ऐसा माहौल नहीं दे पाते। तो बंदा काबिल है, काबिलियत है, लेकिन उसको निखारने की जरूरत है, उसको ट्रेंड करने की जरूरत है। तो अगर हम करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर दे, उसको ऐसा माहौल दे, उसको ऐसा सिस्टम रिसोर्सेज दे, तो हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जो उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया, उसकी कार्य क्षमता में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आया, और वो बहुत कुछ अच्छा कर पाया जो उसको करना चाहिए एज पर हिज, और इस पर हर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, केआरए, अकाउंटेबिलिटी। वाओ। सो या इम्पैक्ट वंडरफुल। होता है। यस, ये स्टार्ट है और अभी बहुत इम्पैक्ट होना है। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप ऐसी कौन सी टेक्निक्स यूज करना करेंगे अगर जो हमारे ट्रेनीज हैं वो बहुत रेजिस्टेंट हैं, they are very resistant to change, so how we can use some of the techniques that can help them. या सो देखिए, ट्रेनिंग इज नॉट वन वे प्रोसेस। आप आए, लेक्चर देके चले गए, कोई मतलब नहीं है। आपके जो भी आपके ट्रेनी है, या जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स है, उसको चाहिए क्या, तो वो आपको ट्रेनिंग डिजाइन में, मॉड्यूल में आपको रखना पड़ेगा। अच्छे से पीपीटी में पूरे बहुत सारे टाइप करने की, पूरी किताब टाइप करने की जरूरत नहीं है। बुलेट पॉइंट डालिए, की मैसेजेस डालिए, करेक्ट वीडियो का इस्तेमाल कीजिए, करेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। कुछ इफेक्टिव फोटोज ऐसे लाइए कि उनके दिमाग की बत्ती जल जाए, जली हुई है तो और तेज हो जाए, और बुझी हुई है तो जल जाए। उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा, उनको ये फील कराना पड़ेगा कि ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान दोगे, सीखोगे, तो आपको ये फायदा होगा और आप आगे बढ़ोगे। और कौन इंसान ऐसा है कि जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता? सब कुछ सब सब लोग बढ़ना चाहते हैं। सो हमें उनको कनेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें मेरे लिए क्या, वो एक क्वेश्चन होता है। 3 घंटे की, 4 घंटे की ट्रेनिंग करवाते हैं हम, एक दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं। सो उनको कनेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है। आप इसमें इंटरेस्ट लो के पढ़ोगे, तो आप आगे बढ़ोगे। और उनको ऐसे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे आपको, लाइव एग्जाम्पल्स, के देखो भाई, इनकी जर्नी ये रही, क्यों? ड्यू टू ट्रेनिंग। आज इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, पहले नहीं था, क्यों? ड्यू टू ट्रेनिंग। और उन्हीं के साथी के, इन्हीं के सीनियर्स के, या कोई वेल नोन पर्सनैलिटी के एग्जाम्पल्स देके उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। हम सारे लोग ह्यूमन बीइंग हैं। रेजिस्टेंस आ भी सकता है। हर एक आदमी का रेजिस्टेंस अलग अलग रहता है, डिपेंड्स अपॉन दी पॉजिटिव थिंकिंग, और उसका थॉट प्रोसेस, उसका बिहेवियर सब अलग अलग रहता है हर एक आदमी का। सो हमें प्रॉपर टूल्स, टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए उसको इन्वॉल्व करना है, मोटिवेट करना है, तभी वो कनेक्ट होगा, तभी वो सोचेगा, तभी वो करेगा, तभी इंप्रूव होगा। और जब इंप्रूवमेंट होगा, तभी कुछ शॉप फ्लोर पे, ऑफिस में, सोसाइटी में सुधार होगा। आप मेजर कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने ये सब बताया, लेकिन हाउ डू यू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेफ्टी ट्रेनिंग यस, प्रोग्राम हो या कोई भी ओवर टाइम, कैसे मेजर करते हैं? देखो, सबसे पहले मेरे पास ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट आती है, तो मैं पूछता हूँ कि सर जी, सर आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो मैं ऑब्जेक्टिव्स ले लेता हूँ, उनसे उनसे डिस्कस करता हूँ। ट्रेनिंग डिजाइन कस्टमाइज करता हूँ, ट्रेनिंग मॉड्यूल कस्टमाइज करता हूँ। और फिर इनसे बात करता हूँ कि देखो, मैंने ये शामिल किया है एज पर अवर डिस्कशन, इसमें कुछ हो तो बताओ। फिर वो अपना इनपुट देते हैं, फिर वापस हम उसको रीडिफाइन करते हैं, और ऐसी तरह से अच्छे से ट्रेनिंग मॉड्यूल बन जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग होता है। और फिर ट्रेनिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मेजरमेंट में हम लोग बहुत पीछे हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्री और पोस्ट टेस्ट करते हैं, ताकि एक थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए कि पहले कितना पता था और एक दिन की ट्रेनिंग के बाद कितना पता चला। नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारी कंपनी फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। उसमें बेसिक चल जाता है कि क्या सीखा, कम्युनिकेशन कैसा था, आपके सवाल के जवाब दिए कि नहीं, ट्रेनिंग मॉडल्स की क्वालिटी कैसी थी,
ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर कैसा था, वो सारे सवाल से पता चलता है। लेकिन ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मेजरमेंट एक्चुअल बाद में होता है। हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को हम ये रिकमेंड करते हैं कि भाई 1 महीने बाद, 3 महीने बाद आप जरूर देखिए कि इसके बिहेवियर में कोई चेंज आया क्या, इसके स्किल सेट में कोई चेंज आया क्या, पहले उसका परफॉर्मेंस पे, उसमें अभी का 3 महीने के बाद के परफॉर्मेंस में कुछ चेंज आया क्या। तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि 3 महीने बाद एम्प्लॉय, उसके मैनेजर, एचआर मैनेजर साथ में बैठ के पूरा एसेस करे। जैसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं वैसे मीटिंग करें और देखें, और तब जाके पता चलेगा कि हाँ ये 3-4 चीजें सुधरी है, ये 2 चीजें में आधा सुधार आया है, ये 2 चीजें उसमें बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। तो फिर हम उसके हिसाब से हमारे पूरा एक्शन प्लान बनना चाहिए, क्योंकि 3 महीने में आदमी नहीं सीखता। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको अपनानी पड़ेगी। तब जाके ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस आप सही मायनों में मेजर कर पाओगे। और जब आपके पास सही इनपुट आएगा तो आपका जो एक्शन प्लान बनेगा वो सही बनेगा, और फिर इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कम समय में आप ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, ऐसा प्रोसेस आप अपनाओगे तभी जाके। क्योंकि ट्रेनिंग देना ये कोई पर्पस नहीं है, ट्रेनिंग देने के बाद शॉप फ्लोर पे इंप्रूवमेंट आया कि नहीं, ऑफिस में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं, उसके वर्क में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं, उसके नॉलेज बढ़ा कि नहीं, उसका स्किल बढ़ा कि नहीं, या उसका बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आप अपनी इस कंसल्टिंग जर्नी, बिकॉज ये कंसल्टिंग जर्नी आपने पूरी एक गो थ्रू कराया है, उसमें कौन से टूल्स आपके लिए सबसे इफेक्टिव रहे हैं अब तक आपने जो फाइंड आउट किया? देखिए, ट्रेनिंग में मैं बहुत सारे मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं डिजाइन करता हूँ अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग टॉपिक्स, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, कि ऑडियंस क्या है, कौन है, फ्रंटलाइन है, मिडिल मैनेजमेंट है, या हायर हायर मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से पूरा ट्रेनिंग मॉडल डिजाइन होता है। उसमें मैं पीपीटी का केवल उनके रेफरेंस के लिए मैं बनाता हूँ, वो भी बुलेट पॉइंट। या और मैं ज्यादातर इंटरेक्टिव सेशन रखता हूँ, और उनको इन्वॉल्व करता हूँ थ्रू क्वेश्चन आंसर, ताकि वो उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े, और फिर वो सही में इन्वॉल्व हो पाए और समझ पाए और सीख पाए। और सही में वो बाद में हम पूरा एक एक्शन प्लान भी हम उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई, मैं पूछता हूँ कि भाई अभी कल जाके आप ऑफिस में, शॉप फ्लोर पे, या अपने अपने क्षेत्र में क्या करोगे, आपने क्या सीखा। तो सभी के सामने बोलते, मतलब बोलते हैं कि भाई मैंने ये सीखा, मैं ये करने वाला हूँ। और वहां पे मैं क्या करता हूँ, वहां पे उनके मैनेजर और उनके बॉस को भी इन्वाइट करता हूँ क्लोजिंग मीटिंग में। सो मैनेजर और उनके बॉस को भी पता है कि क्या हुआ, एम्प्लॉय क्या सीखा और क्या वो बोल रहा है, तो ताकि उनको भी पता है कि मुझे क्या ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक पूरा ओवरऑल सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तब जाके ट्रेनिंग का पर्पस सही मायनों में हम हासिल कर पाएंगे। सारे टूल्स यूज करो, आप वीडियो बताओ, फोटोग्राफ्स देखो, आजकल तो एआई का टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसको आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में शामिल कीजिए। ग्रुप डिस्कशन करवाओ, एक्टिविटी करवाओ, क्वेश्चन आंसर पूछो, सबको इन्वॉल्व करो। तभी नॉलेज बढ़ेगा, और तभी हम कुछ आगे कर अच्छा कर पाएंगे। वेरी नाइस, इट्स स्केल, यू नो, लाइक अगर आप इफेक्टिवनेस को समझ पाते हैं, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से हम इफेक्टिवनेस को बेटर वे में मेजर कर पाते हैं। अमेजिंग। सो जी आप जी। बहुत इंडस्ट्रीज के साथ, मैंने देखा आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की डिफरेंट नीड्स होती है। तो जब हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डिज़ाइन करते हैं तो आप क्या चीज़ माइंड में रखते हैं, या कैसे आप इसको लेकर चलते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए कैसे कस्टमाइज किया जाए? देखिए, ट्रेनिंग को अगर हम बहुत बड़े, मतलब मेजर लेवल पे अगर हम बाइफरकेशन करना चाहे, तो ट्रेनिंग प्रोडक्ट की हो सकती है, ट्रेनिंग पीपल की हो सकती है, ट्रेनिंग प्रोसेस की हो सकती है, और ट्रेनिंग बिहेवियरल एस्पेक्ट पे हो सकती है, और ट्रेनिंग टेक्निकल फंक्शन या जो भी उसका काम है उस कोर डोमेन में हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नीड अलग है, सर्विस सेक्टर की नीड अलग है, एजुकेशन सेक्टर की नीड अलग है। तो जो आपका क्लाइंट है, या एम्प्लॉय है, या ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स है, उसकी क्या नीड है, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस गोल क्या है, उसको नजर में रखते हुए आपको कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। और सारे जो हमने चर्चा की, वो प्रॉपर टूल्स, एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, वीडियो, फोटोज, ये सब का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब जाके हमारा जो गोल है, मैनेजमेंट का गोल, मैनेजर का गोल, एम्प्लॉय का गोल, पार्टिसिपेंट्स का गोल, तब जाके हम उसमें, उस यात्रा में हम आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ कि क्लाइंट बहुत स्केप्टिकल होता है, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और फूक फूक के इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने।
पहली बात तो हमें सबको मिलकर ट्रेनिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये समझाना पड़ेगा कि ट्रेनिंग के लिए जो भी खर्चा होता है 5,000 10,000 अपने लेवल के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, वो एक्चुअली खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट है आपके अपने लोगों में, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो टीम मेंबर हो, चाहे वो क्लाइंट हो, वेंडर हो। आजकल तो सब बिजनेस पार्टनर है। आजकल तो वेंडर को हम बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, क्लाइंट्स को हम बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस ग्रो करने के लिए उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ट्रेनिंग ये कोई खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। एक क्रिएट करने की जरूरत है अवेयरनेस। और दूसरा, ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। हमारे पास 10 काम है, 525 पेंडिंग जॉब है, बहुत सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स हम ऑपरेट करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग को हमें महत्व देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप ट्रेनिंग के थ्रू अपने टीम को, अपने एम्प्लॉय को, स्टूडेंट को इक्विप करते हो, तो आपका जो भी प्रोसेस है, मशीनरी है, जो भी चीज है, वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा। और अगर आप अल्टीमेटली देखोगे, तो ट्रेनिंग ना देने से जो नुकसान होता है वो फिगर, और ट्रेनिंग देने के लिए जो खर्चा होता है वो फिगर, और उससे जो फायदा होता है वो फिगर अगर आप कंपेयर करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग देना बेहतर है। ट्रेनिंग में 5,000 10,000 50,000 1 लाख खर्चा करना बेहतर है, क्योंकि जो आपका जो आउटपुट आएगा, कौन सा आइडिया क्या ट्रिगर कर जाएगा दिमाग में, और क्या वो इंप्लीमेंट कर देगा, क्या सुधार आ जाएगा, करोड़ों का फायदा हो सकता है। हुआ है, हमने देखा है, ऐसे कई हजारों एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल अपने भारत में ही है। या आई मीन आपने बहुत बढ़िया बोला कि ट्रेनिंग एक इन्वेस्टमेंट है, और जब वो इन्वेस्ट करे जाता है ना, कोई एचआर है या कोई भी जब इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो यहाँ पर एक बार ही ट्रेनिंग प्रोजेक्ट आ गया, उसको हमने अच्छे से सक्सेसफुली दे दिया, फिर क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो ट्रेनिंग एक बार ही प्रोजेक्ट से नहीं होता है, रिकरिंग हम सपोर्ट करें, और एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट, वो आप कैसे करते हैं, वो आप कैसे गाइड करेंगे यहाँ पर? यस। जो भी सीनियर लोग हैं, या जो भी ट्रेनर है, या जो भी मैनेजर लोग हैं, जो लोगों को, अपने एम्प्लॉय को, अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं, इसमें मैं आपको, मतलब मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ जी। कि हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो गया, चाहे वो 4 घंटे का हो, 1 दिन का हो, या 2 दिन का वर्कशॉप हो, 3 दिन का वर्कशॉप हो, उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण रोल स्टार्ट होता है वहाँ। एक्चुअली ट्रेनिंग के बाद कहानी एंड नहीं होती, वहां से शुरुआत होती है। जी। और फिर हमें मैनेजर के साथ, मैनेजमेंट के साथ रिव्यू मैकेनिज्म डेवलप करनी पड़ेगी। रोज पूछने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, कम से कम 1 महीने में एक बार 10-15 मिनट का रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए कि सर, आपने और हमने मिलके ये ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन किए थे, हमने आपके मेंबर्स को 25-30 लोगों की बैच को हमने ट्रेनिंग दी। हम्म। सर, 1 महीने बाद क्या सुधार आया, या आपने क्या उनको कभी पूछा क्या बाद में, 2 दिन बाद, कि भाई तुम क्या सीख के आए, तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए एज ए मैनेजर, तुमको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कभी हम्म। पूछा क्या आपने? तो मैनेजमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव आना चाहिए। और जो एम्प्लॉय है या जो ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। ट्रेनिंग मतलब अपने रूटीन काम से छुट्टी नहीं। ट्रेनिंग मतलब 2 टाइम ब्रेकफास्ट और डिलीशियस लंच नहीं। हम्म। ट्रेनिंग मतलब जो आप सीख के आ रहे हो, जो आपके पीछे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंपनी खर्चा कर रही है, हर चीज का खर्चा होता है, उसमें से आप सीखो, और जो भी सीखते हो उसका कम से कम 2 गुना आप अपनी संस्था को देने की कोशिश करो। ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए पार्टिसिपेंट्स। तो दोनों पहलू को समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा, मैनेजर को भी समझना पड़ेगा, एम्प्लॉय को भी समझना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा, प्रोफेसर को भी समझना पड़ेगा, और हम जैसे एजेंसी को भी समझना पड़ेगा। तो ये हम सब लोग जितने भी शामिल हैं, उन सब को एक एक बढ़िया सिस्टम बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। और रिव्यू मैकेनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप रिव्यू कीजिए रेगुलर इंटरवल पे, 1 महीने में रिव्यू, 3 महीने में रिव्यू। और कई हमारे ऐसे अच्छे सिग्नेचर प्रोग्राम्स होते हैं, और क्लाइंट्स भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स जो चाहते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई अभी, आपको 3 महीने तक, 6 महीने तक इसको वॉच करना है, महीने में एक बार विजिट करनी है, हमारे मैनेजर से, टीम से मिलना है। और मैनेजमेंट, प्लांट हेड, एचआर हेड, सेफ्टी हेड, टेक्निकल हेड, हम उनको बोलते हैं, और हम हमारे साथ बाद में 15 मिनट बात करनी है, हमको रिपोर्ट देना है, एक्शन प्लान बनाने हैं, कहाँ कमी रह गई वो हमको बताना है, और 6 महीने तक ऐसा रिव्यू करना है। तब जाके सुधार आता है। सुधार रातों रात नहीं आता। और ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। तो भाई प्रयत्न करना पड़ेगा, 10 बार समझाना पड़ेगा, सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे, सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा।
तब जाके 6 महीने बाद, 1 साल बाद सुधार दिखेगा। आज ट्रेनिंग दी या तो कल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर चीज को वेरी ट्रू। समय लगता है। Yeah, I mean, as a training provider, I can find these insights very valuable. I'm flattered that you have shared so beautiful insights here. कि इतना कुछ सीखने को मिल रहा है बिकॉज ट्रेनिंग कंसल्टेंट मैं भी समझ पाती हूँ और वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विजडम विद अस। थैंक यू वेरी मच। यस, चलिए फिर अब आपसे एक थोड़ा कंसल्टिंग के बारे में ही बात करते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं। आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप ने ऐसा कोई लेसन की टेक अवे जो आपकी ह्यूमन टच इंजीनियरिंग सर्विस के साथ आपको मिला कि हाँ दिस इज माय की लेसन व्हाइल ग्रोइंग माय बिजनेस? या सो बिजनेस एज अ एम्प्लॉय जॉब करना और एज अ बिजनेसमैन या कंसल्टेंट अपनी खुद की फर्म चलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसके लिए अलग स्किल सेट चाहिए, अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग डेडिकेशन चाहिए। सो जो मैंने इस 34 मंथ्स, अभी फरवरी में 3 साल हो जाएंगे, इस 3 साल में मैंने बहुत सीखा, बहुत सीखा। जिस पहलू को जानने का अवसर नहीं मिला था, उस पहलू को जानने का अवसर मिला, नजदीक से सीखने का अवसर मिला और सीखना ही पड़ा। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडिंग। बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, हमें इस चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती या बहुत कम जानते थे हम लोग। लेकिन जब इस फील्ड में आए तो फील्ड मतलब एक क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल बन गया। और जब क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल बन जाता है, अपने हिसाब से वो सीखता रहता है और ग्रो करता रहता है, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। सो सीखने की कोई लिमिट नहीं है। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, अगर मैं फायर एंड सेफ्टी का काम कर सकता हूँ, मैं एचआर का काम कर सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग का काम कर सकता हूँ, मैं कंसल्टेंट का काम कर सकता हूँ, तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि तुम केवल मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनोगे, कहीं पे भी नहीं लिखा है। सो कोई भी आदमी कुछ भी किसी भी एज में सीख सकता है। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, हर एक महत्व को, प्रायोरिटी को डिसाइड करना पड़ेगा। भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज की, उसने किसी के लिए भेदभाव नहीं रखा, सबको 24 घंटा दिया। मिलियनर ट्रिलियनर को भी 24 घंटा दिया और एक अनपढ़ स्किल्ड को भी 24 घंटा दिया। सो प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। सबके पास 24 घंटा है और सब लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अरे क्यों टाइम नहीं भैया? अगर आप प्रायोरिटी सही से डिसाइड कर पाओगे, प्रायोरिटी 1 2 3 4 आपके आपके टू डू लिस्ट में होगी, आप पीपल को प्रायोरिटी दोगे, आप अपने टास्क को प्रायोरिटी दोगे, तो आप कैसे भी करके आधा घंटा 1 घंटा मैनेज कर पाओगे। आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कर रहे हो और कौन से नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कर रहे हो। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को आपको डिलीट करना होगा धीरे धीरे। वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को आपको ज्यादा फोकस करना होगा। आज प्रायोरिटी 1 2 3 अलग हो सकती है, कल प्रायोरिटी 1 2 3 अलग हो सकती है। कुछ 10% 20% सिचुएशन इमरजेंसी आ सकती है, तो आपको अपना प्लान में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि इमरजेंसी को आप हैंडल कर पाओ। या एंड यहाँ पर आपने जो बिजनेस ये बिल्ड किया है बिकॉज आई एम कैन रिलेट इट फ्रॉम यू नो एज अ प्रो इम्पैक्ट वी नो लाइक वी हैव रिलेट दिस। आपसे जानना चाहेंगे आप डीप डेवलपमेंट कैसे करते हैं, टीम डेवलपमेंट इन बिजनेस स्ट्रैटेजी में आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? या ये तो एकदम बिल्कुल, क्या बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। एक इंसान, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, या तो बहुत कम कर पाएगा या बहुत कम प्रोग्रेस कर पाएगा। लेकिन अगर आपके पास 5 लोगों की, 10 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की टीम होगी, जैसा जैसा आपका फंक्शन है उसके हिसाब से अगर टीम होगी, तो आप सब कुछ कर पाओगे। जो भी आपने विजन, मिशन, गोल्स अपने सेट किया है, आप सब अचीव कर पाओगे। टीम बिल्डिंग एक अपने आप में एक साइंस भी है और एक कला भी है। इसमें मैनेजमेंट लेसन्स, लीडरशिप लेसन्स, ट्रेनिंग सब चाहिए। लेकिन एक आर्ट्स भी रहती है अपनी खुद की, एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। एक आपका इंट्यूशन रहता है, एक आपकी समझ रहती है, एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है, एक आपका बिहेवियर रहता है, आपकी परवरिश कैसे हुई, आप कहाँ पढ़े, आपके एक फ्रेंड सर्कल में कौन है, ये सारा आप पे इफेक्ट करता है। सारा आपका बहुत बड़ा उसका योगदान है। और फिर कहीं जाके 18 20 साल में आपकी एक बिलीफ बनती है, आपकी एक माइंडसेट बनता है, आपकी एक बिहेवियर पैटर्न बनती है, वो सब काम आता है। और इस तरह से टीम बिल्डिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। सबको साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। सब ह्यूमन बीइंग अलग अलग है, नेचर अलग है, परवरिश अलग हुई है,
शिक्षण उसका अलग हुआ है, उसका सोचने का ढंग ढंग अलग है। वो सबको साथ में समझ के चलना पड़ेगा, एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, चाहे छोटा आदमी हो, बड़ा हो, मजदूर हो, मैनेजर हो, एमडी हो, सब ह्यूमन बीइंग है। सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, इंसान को इंसान समझना पड़ेगा, तब जाके बॉन्डिंग क्रिएट होगी। और बॉन्डिंग क्रिएट होगी तो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस अपने आप बढ़ेगी। ज्यादा रिमाइंड करने की, ज्यादा पीछे पड़ने की, ज्यादा फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसमें एक ऑनरशिप आ जाएगी, उसमें एक, और वो अपने लिए, खुद के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने समाज के लिए डील लगा के काम करेगा। I mean, I love this approach which you have shared, which is people over profit and collaboration approach कि ownership आ जाएगी। ये जो बात आपने बोली, आई थिंक वो माइंड ब्लोइंग मोमेंट है मेरे लिए कि मेरे माइंड को उसने खोल के रख दिया कि हाँ, यहाँ पर सीखा जा सकता है कि कैसे ऑनरशिप डेवलप की जा सकती है टीम में, सो दैट हम बिजनेस को और ग्रो करें। वंडरफुल। सो आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ प्रोसेस, टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि इतने मतलब महीने हमें करना चाहिए? और आपने जैसे बताया था कि आप बहुत सारे स्टेट्स में अभी प्रोवाइड करा रहे हैं, यू नो लाइक 30 मंथ्स में 14 स्टेट्स, 150 क्लाइंट्स एंड लॉट्स यू हैव कवर्ड। सो व्हाट्स द स्ट्रैटेजी, व्हाट्स द प्रोसेस बिहाइंड इट? स्ट्रेटेजी आपको, सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आपका मार्केट कौन है, आपका क्लाइंट्स कौन है। उसके बाद आता है, उसके लिए आपके पास क्या स्किल है, क्या नॉलेज है खुद के पास। पहले तो खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम दुनिया को ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या वो ज्ञान हमारे में है क्या? और मान लो ज्ञान है तो हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं क्या रियली? इसमें बहुत बड़ा अंतर है अभी भी। वो अंतर समझना पड़ेगा और शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। सो हमने देखा कि मैं जब एम्प्लॉय से, मैं जब एंटरप्रेन्योर बना, सो उसका स्किल सेट अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी प्रायोरिटी अलग है। तो मैंने पूरा सीखा, अपने सीनियर से सीखा, अपने अपने बिजनेस एसोसिएट से सीखा, जो बिजनेस में 10-15 साल से है उनसे सीखा, अपने बॉस से सीखा, मेरे भाई से सीखा, मेरे फादर से सीखा। और मेरे मेंटर है, जो मेरे एक्स बॉस रह चुके हैं बिरला में, मिस्टर संजय विरमानी, ही इज माई मेंटर। उन्होंने मुझे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर मैंने बिजनेस कोच भी अपने लिए मतलब सिलेक्ट किया या अपॉइंट किया, डॉक्टर निवेदिता गांगुली। मिस्टर संजय उर्वाणी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर निवेदिता गांगुली के साथ आप जुड़ जाइए। तो मैंने उनको कोच बनाया। 4 महीने में उन्होंने, हमारे कम से कम 10-15 मीटिंग हुई, और अभी हम रेगुलर फॉलोअप में भी है। तो वहां मुझे ऐसे पहलू जानने को मिले, ऐसे सीखने को मिले कि जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे, या मौका नहीं मिला था, या पता ही नहीं था। तो ये ओवरऑल, पहले तो खुद की नीड क्या है वो आइडेंटिफाई करना है, क्लाइंट की नीड क्या है, एम्प्लॉय की नीड क्या है, जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, कंसल्टेंसी कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी नीड क्या है। वो नीड को समझते हुए आपको उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको प्रदान करना है। केवल लेक्चर, गुड़ी गुड़ी लेक्चर, बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं होगा। उसके प्रॉब्लम क्या है, और अगर आपकी ट्रेनिंग से, आपकी कंसल्टेंसी से, आपके कोचिंग से, आपकी मेंटरिंग से, आपकी मीटिंग से अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो सारा ये एआई टेक्नोलॉजी, पीपीटी, एयर कंडीशन हॉल, ट्रेनर्स, मैनेजर्स, कोई मतलब नहीं है। वाओ। सो सो हमें अपनी प्रोडक्ट तो नहीं बेचनी है अपने। मुझे एक अपने, मेरे बहुत अच्छे मित्र जो आज जुड़े हुए हैं, अमेय प्रधान, और मेरे बहुत अच्छे मित्र सतीश तिवारी, वीरमणि सर, मेरे फादर, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह सिखाया, देख भाई, प्रॉब्लम सबके रहते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे रहते हैं। हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम है, हर फैक्ट्री में प्रॉब्लम है, हर संस्था में प्रॉब्लम है, हर समाज में प्रॉब्लम है, हर देश में प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन ढूंढो। 1125 प्रॉब्लम है, कल भी थे, आज भी है, और कल भी रहेंगे। प्रॉब्लम ढूंढो, उसको करेक्ट वे से उसको एड्रेस करो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका अगर योगदान रहेगा, आपका ज्ञान, आपका स्किल का आपको फायदा मिलेगा कंपनी को, तभी जाके आप एक वैल्यूएबल ट्रेनर या चेंज मेकर बन पाओगे। और तभी उनका बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा, और तब जाके उनका इंटरेस्ट जगेगा। अरे यार, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, 6 महीने से हम काम कर रहे थे, अच्छा, बहुत बढ़िया, और 2 प्रॉब्लम है, चलो उस पर भी फोकस में काम करें, टीम वर्क में काम करें। तो आपको लोगों के प्रॉब्लम, पेन एरियाज आइडेंटिफाई करके उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है, और उसमें आपको अपनी दिमाग, शक्ति, ज्ञान, स्किल लगानी है।
आपने जो ये बात बताई कि मेंटरशिप, आपके कोच, मतलब कि मैं समझ पाई कि जब हम एक इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं या हम एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, तो अपलिफ्टिंग माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, जैसे बिजनेस कोच सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटर सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई हो जिससे हम इंस्पायर हों और जिनसे हम सीख सकें। अमेजिंग। तो मैं जानना चाहूंगी आपके क्लाइंट सर्विसेज के बारे में, आपका क्या विजन है अब इसको लेकर, विजन, मिशन, गोल्स। या सो देखिए, मेरे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब मेरे पास दो सवाल आए। बोले आपकी टीम में कौन कौन है? अच्छा। तो मैं बोला अभी तो मैं अकेला हूँ। फिर बोला आपके ऑफिस का है? तो मैंने बोला मैं तो घर से ऑपरेट करता हूँ। मेरे क्लाइंट्स या मेरा काम ऐसा है कि मुझे फैक्ट्री में, ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में जाना है, तो मुझे ऑफिस की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में 4-6 महीने तक ऐसा चलता रहा। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो बोले ऑफिस बनानी पड़ेगी, सब लोग नहीं समझेंगे। टीम बनानी पड़ेगी, टीम के बिना एक हद तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो तो मुझे मालूम था। लेकिन मैं अपना एक ग्राउंड सेट कर रहा था, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट किया था बिजनेस। तो 1-2 साल मुझे लगा मार्केट में एस्टेब्लिश होने में, क्लाइंट बनाने में, बिजनेस सेट करने में। थोड़ा बहुत रेवेन्यू स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। फिर मैंने ऑफिस बनाई। अभी पैसा तो था नहीं, तो कोलैबोरेशन मॉडल मैंने अपनाया। अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने रिश्तेदार के साथ मिलके, मेरे 2-3 कजीन इंजीनियर है, मेरे भाई के जो पहले से बिजनेस कर रहा है, मेरे मेंटर, मेरे कोच, मेरे सीनियर की सबकी हेल्प लेके आज मैंने गुजरात में 11 ऑफिस एस्टेब्लिश कर दी। एक पुणे में है, एक जम्मू में है। और ये 13 ऑफिस में से केवल एक ऑफिस रेंट पे है, बाकी सारे कोलाबोरेशन मॉडल पे है। जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट। हम्म। सो इस तरह से मैंने ऑफिस बनाई। फिर मैंने धीरे धीरे टीम बनाता गया। कई लोग मुझे जानते थे, मेरे दोस्त रहे। बहुत लोग एम्प्लॉय छोड़ के बिजनेसमैन भी बन गए थे। तो हम्म। फिर मैं टीम बनाता गया, लोगों को जांचता गया। भगवान की मुझे देन है, गॉड गिफ्ट है कि मैं जल्दी पहचानता हूँ। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं पीपल सेंट्रिक हूँ। मुझे मुझे लोगों से बात करना, मिलना, उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि इसमें अच्छा ही क्या है। देखो, कोई भी इंसान में अच्छा भी रहती है, बुराई भी रहती है, प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, पॉजिटिव, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब में रहती है। अब आप स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, आप अच्छाई में फोकस कीजिए। अगर आप अच्छाई देखना चाहोगे तो अच्छाई मिलेगी, बुराई देखना चाहोगे तो बुराई मिलेगी। तो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे देख सकते हो। तो मैंने टीम बनाई। आज मुझे बहुत खुशी, मेरे को बहुत खुशी है कि खुशी खुशी हो रही है मुझे कि मेरे मेरी हमारी टीम में 27 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है। और मैंने अपने से 5 गुना 10 गुना स्मार्ट लोगों को रखा। कोई सब यंग यंग एज वाले भी है, स्मार्ट जनरेशन भी है, मिडिल मैनेजमेंट भी है, मेरे पास सीनियर लोग भी है, मेरे से सीनियर लोग भी हमारे टीम में है। तो एक मैंने एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। हमारे पास सारे डोमेन के लोग हैं, एचआर, टेक्निकल, कॉमर्शियल, बिहेवियर स्किल, सॉफ्ट स्किल, प्रोफेसर, टीचर, इंग्लिश कोच, एनएलपी, ईआई। तो मैंने एक वन विंडो वन सॉल्यूशन बनाने की, डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने एक वन विंडो वन सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की कि हमारे क्लाइंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एविएशन सेक्टर से अगर कुछ भी फोन आता है, तो वो बोलते हैं कि हमारे 4-5 रिक्वायरमेंट है। एचआर हाँ करेंगे, टेक्निकल करेंगे, फायर सेफ्टी करेंगे, कोच चाहिए है, डॉक्टर चाहिए, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवानी है, कोचिंग चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए है। तो मैंने सारे डोमेन के सारे लोग, एक्सपर्ट लोग, लाइक माइंडेड लोग, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों को मैंने मिला के मैंने 27 लोगों की टीम बनाई। और आज हमारे पास कोई भी इंक्वायरी आती है तो हमारे पास सॉल्यूशन है। और उनके 3-4 जो काम है, जो जिसके लिए 3-4 एजेंसी चाहिए, वो केवल हमसे अगर बात करेंगे तो सभी सॉल्यूशंस वन विंडो से मिल जाते हैं उनको। तो इस तरह से मैंने एक सिस्टम, स्ट्रक्चर, टीम बनाने की कोशिश की है। हमारा विजन है कि अगले 3 साल में हमारा 10x विजन है। इसके लिए हमें पूरे इंडिया में जाना है। आज हमारा 14 राज्य में काम चल रहा है, 2 यूनियन टेरिटरीज में काम चल रहा है, गुजरात के 34 डिस्ट्रिक्ट में से 17 डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है। अगले 1 साल में हमें पूरा गुजरात कवर करना है। अगले 3 साल में हमें भारत के सभी स्टेट कवर करने हैं। और अगले 3 साल में हमें कम से कम मिनिमम 5 फॉरेन कंट्रीज भी कवर करनी है, जहाँ पे हमारे फुटप्रिंट्स होंगे, चाहे ट्रेनर की हैसियत से, चाहे ऑडिट ऑडिट की हैसियत से, या चाहे कंसल्टेंसी की हैसियत से। थैंक यू सो मच। आई मीन, ये जो आप कर रहे हैं कोलैबोरेशन मॉडल के साथ, एंड प्रो इम्पैक्ट पीपल ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग सॉल्यूशंस, बहुत प्राउड है कि आपके साथ हम जुड़ पाए हैं कोलैबोरेशन मॉडल के थ्रू।
एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस विजन। सो आपका लास्ट हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपका क्या मैसेज है यंगस्टर्स के लिए, फिर हम फोरम को ओपन रखेंगे सभी के लिए ताकि वो भी आपसे इंटरेक्ट कर सकें। यस, सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर यंगस्टर्स एंड कमिंग अपकमिंग बिजनेस कंसल्टेंट्स एज वेल? देखिए, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा, उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। यंगस्टर है बहुत, जेन जी जिसको हम बोलते हैं, स्मार्ट पीपल है। हम तो उस जमाने के हैं जहाँ पे हमने 15 पैसे के पोस्ट कार्ड भी इस्तेमाल किया है, और आज हम ईमेल, इंटरनेट और सोशल मीडिया भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने दोनों चीज देखी है, हमने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। और आजकल के बच्चों को तो कितना रिसोर्सिस, कितना टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, इंटरफोन, गूगल बाबा, विकिपीडिया सब अवेलेबल है। सारे ट्रेनर्स, मेंटर्स, मैनेजमेंट, टीचर, शिक्षक, गुरु, सीनियर सब सिखाने के लिए तैयार है। हम तो बड़ी मुश्किल से सीखे। कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इतने सारे बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं थे, तो हम तो गिर के सीखे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो सब लोग आपको सिखाने के लिए तैयार है। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। स्मार्ट पीपल को, बड़ों को रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, उनका अनुभव से ज्ञान लेना सीखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम पेरेंट्स को, सीनियर को, अपने यंग जनरेशन, स्मार्ट पीपल, जेन जी को भी समझना पड़ेगा। और जब हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, 65% संख्या 40 साल के नीचे की है, मतलब हमारे पास सबसे ज्यादा यंग फोर्स है। तो हम अगर चाहे फोकस्ड वे में, हम उसका सही इस्तेमाल करके, उनको सही मोटिवेट करके, हम दुनिया दुनिया के लिए विश्व गुरु बन सकते हैं, और हम बन जाएंगे। Very nice lesson for all youngsters because Gen Z ही upcoming employees या job HR human resource आगे आएंगे, और उनके लिए ये लेसन बहुत ही बढ़िया लेसन आपने शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग संदीप जी फॉर ऑल दिस विजडम, and we are so grateful to you on this platform Pro Impact and Niche Media Podcast Studio. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you, everyone. If you have any questions, please put in the chat box because we want to take everyone's question here. Put in the comment section, everything.